नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना अग्रवाल संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से। पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्यक्तित्व के अर्थ, प्रकार और परिभाषाओं के बारे में। हमारा आज का प्रकरण है व्यक्तित्व के सिद्धांत। बहुत से मनोविज्ञानियों द्वारा व्यक्तित्व के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। फ्रायड ने व्यक्तित्व के विभिन्न ध्रुवों की कार्यवाही और मन की गत्यात्मकता की व्याख्या मन के आकारात्मक पहलू द्वारा की है। आकारात्मक पहलू द्वारा फ्रायड ने इदम, अहम एवं परा अहम शक्तियों के बीच की द्वंद्वात्मक स्थितियों के कार्यस्थल की परिकल्पना की है। फ्रायड ने मन के इस पहलू को 3 भागों में विभाजित किया है: चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन। फ्रायड ने मन की व्याख्या करने के लिए मन की तुलना बर्फ के तैरते हुए एक पहाड़ से की है, जिसका 9/10 भाग पानी के अंदर और 1/10 भाग पानी के बाहर रहता है। पानी के अंदर रहने वाला भाग अचेतन भाग कहलाता है, पानी के बाहर वाला भाग चेतन भाग कहलाता है और पानी की ऊपरी सतह से स्पर्श करने वाला भाग अर्धचेतन कहलाता है। अर्थात फ्रायड ने कहा कि मन के 3 स्तर होते हैं: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। जो चेतन भाग है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए इस चित्र का प्रयोग किया है। इस चित्र के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि यहाँ आप एक जो ये गोलाकार सी आकृति, जो बिगड़ी हुई शेप की एक आकृति देख रहे हैं, यह एक बर्फ़ का शिलाखंड है जो कि पानी में तैर रहा है। यह शिलाखंड पानी में जब तैर रहा है तो इसका 9/10 भाग पानी के अंदर है। जो 9/10 भाग पानी के अंदर है उसको उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन नाम दिया है। जो 1/10 भाग पानी के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है उसे उन्होंने कॉन्शियस या चेतन भाग कहा है। और जो इन दोनों को जोड़ रहा है, या यूँ कहें कि जो पानी की ऊपरी सतह को स्पर्श कर रहा है, वह अर्धचेतन माइंड है, अर्धचेतन मस्तिष्क है। उन्होंने कहा कि हमारा जो चेतन मन है, मन का वह भाग है जिसका संबंध वर्तमान की इच्छाओं, विचारों एवं अनुभवों से होता है। यह मन का 1/10 भाग होता है। जो अर्धचेतन भाग होता है वह चेतन और अचेतन के मध्य का भाग होता है और इसके विषय न तो तत्काल चेतना में रहते हैं और ना ही अचेतन में रहते हैं, किंतु यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो इस भाग के विचार, भाव इत्यादि को चेतन मन में लाया जा सकता है। तीसरा जो स्तर उन्होंने बताया, अचेतन मन। अचेतन मन जो है वह मन का 9/10 भाग होता है और इस भाग के विचारों एवं अनुभवों को पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता। वे या तो स्वतः दैनिक क्रियाकलापों में प्रकट होते हैं अथवा सम्मोहन या अन्य प्रायोगिक क्रियाओं द्वारा इन्हें जाना जा सकता है। फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत में अचेतन मन पर सर्वाधिक बल दिया है। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन काम शक्ति का भंडार गृह होता है। अहम एवं पराअहम द्वारा प्रतिबंध की हुई और दमित की हुई इच्छाएं, विचार, भावनाएं, प्रेरणाएं एवं संवेग इसकी विषय वस्तु होते हैं। उन्होंने दैनिक जीवन की भूलों, स्वप्न एवं अभिप्रेरणाओं की व्यवस्था भी अचेतन मन की सामग्री के द्वारा की है। उन्होंने कहा कि हमारा जो अचेतन मन होता है वह एक तरह से आनंद का भंडार होता है, या यूँ कहें मूल प्रवृत्ति का भंडार होता है। उन्होंने कहा कि हमारे अचेतन मन में भावनाएं, संवेग, मूल प्रवृत्तियाँ, दमित इच्छाएं, असामाजिकता, अमर्यादित, संभावित गहराई, इच्छाओं का भंडार आदि सब चीज़ें, आक्रामकता आदि सब चीज़ें इसमें होती है। यहाँ जो हम भावनाओं की बात करते हैं तो वो हमारे विचारों का आंतरिक रूप होता है। जब हम संवेग की बात करते हैं तो वो हमारे विचारों का बाह्य प्रकाशन होता है। जहाँ हम मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं तो वो हमारे विचारों का क्रियात्मक रूप होता है। अचेतन मन को उन्होंने कुछ उपनाम भी दिए थे: सुखवादी मन, आनंदवादी मन, तार्किक मन आदि। अर्धचेतन मन की जब बात करें तो यह वास्तविकता के नियम से संबंधित होता है, चेतन और अचेतन के मध्य की अवस्था है और
यह व्यक्ति का एक तरह से घनिष्ठ मित्र होता है, या यूँ कहें मानवता का प्रतीक भी यही होता है। इसमें व्यक्ति को जो याद की गई बातें हैं, जिनको हम भूल चुके हैं, वो वापस याद करने पर याद भी आ जाती है। वह निर्णय लेने की क्षमता में होता है, वह वास्तविकता के साथ संबंधित होता है, उसको समय का ज्ञान भी होता है और सही गलत का निर्णय करने में वह सक्षम होता है। चेतन मन जो है वो नैतिक मूल्यों का भंडार गृह होता है, नैतिकता के नियम से संबंधित होता है, बिल्कुल आदर्शवादी मन होता है, नैतिकवादी मन होता है, एक तरह से नैतिक कमांडर होता है। यह बच्चों में समाजीकरण की भूमिका अदा करता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर इसका अधिक रुझान रहता है। अब बात करें हम कि जो हमारा मन है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, या हमारे व्यक्ति के व्यवहार की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है। तो फ्राइड ने कहा कि व्यक्तित्व की 3 पद्धति है और व्यक्ति का व्यवहार इन 3 पद्धतियों की अंतःक्रियाओं का परिणाम है। ये 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? इदम, अहम और परम अहम। जब ये तीनों घटक सुसंगठित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति सुसमायोजित कहा जाता है, और इन तीनों में संघर्ष की स्थिति होने पर व्यक्ति असमायोजित हो जाता है। इसको आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये बताया गया है कि जहाँ हम इड की बात करते हैं, इदम की बात करते हैं, तो उसका एक ही मूल उद्देश्य होता है, आई वॉन्ट इट नाउ, कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। ईगो, जहाँ हम अहम की बात करते हैं, आई नीड टू डू ए बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट, मतलब अगर मुझे कुछ प्राप्त करना है तो इसके लिए मैं योजना अनुसार चलूँगा। और जहाँ हम सुपर ईगो की बात करते हैं, वहाँ व्यक्ति ये कहता है यू कांट हैव इट, इट्स नॉट राइट। अगर कुछ गलत है तो आप इसको नहीं करेंगे। वहाँ वह एक आदर्शवादी व्यक्तित्व का परिचय देता है। इदम, इदम क्या है? एक जन्मजात प्रकृति है और इसमें वासनाएं एवं दमित इच्छाएं दोनों होती है। यह तत्काल सुख व संतुष्टि दोनों पाना चाहता है। यह पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है और यह पाशविकता का प्रतीक है। बात करते हैं अहम की, तो यह इदम और परम अहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। अहम मानवता का प्रतीक है। जिस व्यक्ति में अहम दृढ़ व क्रियाशील होता है वह व्यक्ति समायोजन में सफल रहता है। अब बात करें हम परम अहम की, तो यह सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह संस्कार, आदर्श, त्याग और बलिदान के लिए तैयार करता है। यह देवत्व का प्रतीक है। इसे आप इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। जो पहला चित्र है वो इदम से संबंधित है, इंस्टिंक्ट्स यानी मूल प्रवृत्तियाँ। तो इदम जो है वो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को व्यक्त करता है। यह पाशविकता का प्रतीक होता है, अचेतन मन से संबंधित होता है, हमारे अंदर का पशु होता है। हमारी सभी दमित इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं और मनुष्य का जिन पर नियंत्रण नहीं होता वो सभी इच्छाएं इस भाग में होती हैं। काम प्रवृत्ति का ये भंडार होता है और यह 9/10 भाग होता है। अगर हम बात करें अहम की, तो अहम जो है वह वास्तविकता से संबंधित होता है, उचित अनुचित में समायोजन करने वाला होता है, इदम की इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला होता है, एक सिपाही की तरह कार्य करने वाला होता है, और यह इदम और पराअहम के बीच संयोजन बिठाता है, संतुलित करता है, और यह मानवता का प्रतीक होता है। अब हम बात करें पराअहम की, तो पराअहम जो है वो एक आदर्शवादी व्यक्तित्व का परिचायक है, चेतन मन से पूरी तरह संबंधित होता है, 1/10 भाग होता है, देवत्व का प्रतीक होता है, और यह व्यक्ति के इदम और अहम दोनों पर नियंत्रण रखता है। यह नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखता है और सामाजिकता में भी पूर्णतः विश्वास रखता है। इस प्रकार फ्रायड ने जो है अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मन का पूरी तरह से विश्लेषण किया और मन के विश्लेषण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को परिभाषित किया, व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या की। दूसरा जो सिद्धांत है वह है शरीर रचना सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक
शेल्डन थे। इन्होंने शारीरिक गठन व शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। यह शरीर रचना व व्यक्तित्व के गुणों के बीच घनिष्ठ संबंध मानते हैं और इन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो शारीरिक रचना है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिभाषित करती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। इस आधार पर उन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला गोलाकृति एंडोमॉर्फी, दूसरा आयताकृति मेसोमॉर्फी, तीसरा लंबाकृति एक्टोमॉर्फी। गोलाकृति जो व्यक्ति आप इसमें चित्र में देख पा रहे हैं, गोलाकृति मतलब शरीर से हष्टपुष्ट या यूँ कहें कि जो दिखने में भरे भरे से होते हैं, ये भोजन प्रिय होते हैं, आराम पसंद होते हैं, शौकीन मिजाज होते हैं, परंपरावादी होते हैं, सहनशील होते हैं, हंसमुख होते हैं एवं सामाजिक होते हैं। दूसरे प्रकार के जो इन्होंने बताए थे आयताकृति या मेसोमॉर्फिक, ये रोमांचकारी होते हैं, प्रभुत्ववादी होते हैं, जोशीले होते हैं, उद्देश्य केंद्रित होते हैं तथा क्रोधी प्रकृति के होते हैं। तीसरी प्रकार के इन्होंने बताए थे लंबाकृति। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि लंबाकृति वाले व्यक्ति लंबे होते हैं, लेकिन ये गुमसुम होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, अल्प निद्रा वाले होते हैं, कृशकाय होते हैं, आलसी होते हैं, जल्दी थकने वाले होते हैं, वह निष्ठुर प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार शेल्डन ने कहा कि व्यक्ति की शारीरिक रचना को देखकर हम व्यक्ति के व्यवहार को बता सकते हैं और व्यक्तित्व के इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धांत अलग अलग मनोविज्ञानियों द्वारा दिए गए हैं। उन सिद्धांतों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।